शीतल जी, मैं अब आप ही के पास आऊं। आप तो इस पे नजर रखे हैं, ये आज जो भी बोला गया और कल भी जो बोला गया था, मैं उसका भी जिक्र इसलिए कर दे रहा हूं। कल का दिन मोदी जी के लिए खराब दिन था, तो शायद उसी की वजह से आज वो आए भी नहीं पार्लियामेंट, क्योंकि कल प्रियंका गांधी ने मोदी जी के सारे झूठ को एक तरह से पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन आज ज्यादा सीरियस बातें थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल तो जो वंदे मातरम वाली बात थी उसका कोई बहुत ठीक है, एक डिबेट हो गई, लोगों ने अपनी अपना अपना गला साफ कर लिया। लेकिन आज ज्यादा इंपॉर्टेंट था। राहुल गांधी ने जो अपना कंक्लूड किया, उन्होंने 3-4 बातें कही। उन्होंने कहा है कि मेरी सिर्फ ये डिमांड है, उन्होंने कोई आमूल चूल परिवर्तन की बात नहीं। उन्होंने कहा कि जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है वो 1 महीना पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दीजिए। कोई ये नहीं कहा कांग्रेस सबको दे दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज का जो आपने एक लॉ बनाया कि 45 दिन में उसको निरस्त कर देंगे, उस लॉ को चेंज कर दीजिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम का आर्किटेक्ट है वहां तक हमें बता दिए कि कैसे ये फंक्शन, क्योंकि वो चुने नहीं दे रहे हैं, तो एक्सेस टू ईवीएम दे दीजिए। और चौथी जो उन्होंने बात कही है कि ये जो आपने एक लॉ बनाया है दिसंबर 2023 में, जो इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी देता है, इस लॉ को चेंज कर दीजिए। ये 4 में उन्होंने अपनी बातों को कंक्लूड किया है। आपको क्या लगता है कि ये 4 बातें देखने में तो बहुत साधारण सी, इसमें कोई डिमांड ही नहीं है, लेकिन अगर यही 4 बातें मान ली जाए तो क्या एक बड़ा परिवर्तन इलेक्शन कमीशन की वर्किंग में हो सकता है, शीतल जी? देखिए, ये तो नेक ख्याल है कि वो 4 बातें मान लेंगे। ये वाली जो 4 बातें उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित की गई हों, उनको वो मान लेंगे। ये तो एक बहुत मतलब ऐसा अगर होगा तो ये मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम दिन होगा। लेकिन कोशिश आप देखिएगा पूरी होगी कि इन बातों की जगह कुछ इधर उधर की बातें करके और आगे बढ़ लिया जाए। लेकिन वो चाहे जो करें, जो कल और आज हुआ है उससे ये हुआ है कि ये जो मुद्दे थे, ये पर्टिकुलरली 3-4 एक के बाद एक है। एक कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो कानून बनाया गया उसका जो फ्लॉ था वो सामने आया। ये जरूरी था, ये कम आ रहा था सामने, और ये उस समय नहीं आ पाया जब ये बना था। ये मामला उसी समय बहुत बड़ा होना चाहिए था देश में, और इस पे ही पहले अड़ना चाहिए था। नहीं तो ये तो पहले ही गलती ऐसी करा ली उन्होंने और उसको स्वीकार करा लिया, जिसके बाद वो सब बेईमानियां उससे एक दूसरे से जुड़ी हुई। दूसरा है कि जो फर्जी वोटर्स इनके होते हैं, उस मुद्दे को उन्होंने निशाने पे लिया। हल्ला गुल्ला के बावजूद वो बात चली गई, चूंकि वो भाषण तो बहुत लोग सुन और देख रहे हैं। कल भी सुना और देखा था और आज भी सुन और देख रहे हैं, और इसकी क्लिप्स वगैरह सब पहुंच जाती हैं आजकल। तो वो काम करने में वो सफल रहे कि ये जो वोटर लिस्ट हमारी है ये करप्ट है, ये बात पहुंचाने में वो सफल रहे। तीसरा, वो ये बताने में सफल रहे कि वो सीसीटीवी वाले मामले पे आपने कानून बदल के और संरक्षा कर दी कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो कभी कोई देख ही नहीं सकता। और बाकी जो बात आपने बता दी वो बिल्कुल ठीक है कि वो कह रहे हैं कि भाई 1 महीने पहले आप दे दीजिए। ये तो एक जो इस मुद्दे के कील कांटे थे, उसको राहुल गांधी सही ढंग से उठा पाने में आज के दिन सफल हुए। बाकी वो कैसे बोले, कैसा कपड़ा पहनते हैं, अटके कि नहीं अटके, फ्लुएंट थे कि नहीं थे, अपने अपने सद्भाव और अपने अपने विचार से, अपनी पसंद के हिसाब से आदमी उसकी व्याख्या करेगा। लेकिन कल वंदे मातरम पर प्रियंका गांधी और आज इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने, जो चुनाव आयोग वाला मुद्दा है, दूसरे वो जो हर बार करते हैं और जिसके लिए निश्चित तौर पर वो प्रशंसा के पात्र हैं, वो आरएसएस को हमेशा खदेड़ते। जो इस डिस्पेंसेशन का वैचारिक आधार जहां से आता है, जिसकी वजह से सारी बुराइयां पैदा हो रही हैं, जिसकी रक्षा में ये पूरा सिस्टम जुटा हुआ है और जिसकी लॉन्ग टर्म एक अप्रोच है, जो अप्रोच किसी भी समाज के लिए बहुत घातक है, उसको और कोई राजनेता उस तरह से कभी नाम लेके तो छोड़िए, इशारे में भी नहीं आता कोई। वो राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसके बावजूद कि चेयर से लेके और सब जगह से उसको ही बचाने की बहुत कोशिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने उसको छेड़ दिया, उस छत्ते को भी छेड़ दिया। तो आज के भाषण की उपलब्धि यह है कि विपक्ष ने अपनी मौजूदगी को, इसके बावजूद कि उसके सामने तमाम पराजय उसके सामने लटकाई हुई हैं, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी को बहुत जोरदार ढंग से एहसास करा दिया है। अब आपने चूंकि मौका दे दिया है तो 2 मिनट में कल वाले मुद्दे पर भी बोल लूं। कल तो मैं आपके यहाँ नहीं था, आज हूं। देखिए, जो ये वंदे मातरम की बहस है,
इसमें कई मेजर तथ्य जो है बिल्कुल ही गायब किए हुए हैं। और उसको अभी कांग्रेस के लोग उस तरह से उन्होंने उठाया, काफी चीजों को उठा लिया है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी चीजें मुझे लगता है कि एक तो ये कि मैंने तमाम हिस्टोरियंस से पूछा जो मेरे सर्किल में है, दोस्त हैं, यार हैं जो पढ़ लिख रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं, और कोशिश की जो हमारे पास एआई के माध्यम है उनके जरिए तलाश करने की। मुझे 1947 से पहले किसी भाषण में, किसी लेख में, किसी पुस्तक में, किसी हिंदू महासभाई या आरएसएस के नेता का इस उपन्यास के बारे में, जिसका नाम आनंद मठ है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में एक पैराग्राफ भी नहीं मिला है। बात आप कहते हैं, आप हर चीज मांग रहे हैं कांग्रेस से, ये कर दिया, वो कर दिया। आप क्या कर रहे थे भाई? अगर देश की लड़ाई आप कह रहे हैं आज कि उसके उसी उपन्यास ने लड़ी है, तो आप क्या कर रहे थे? दूसरे, ये तो खैर आ गया, 2-3 जगह से आ गया था, तो मैं इसको रिपीट ही कर रहा हूं कि वो जो बाकी स्टैंजाज हैं उस कविता के, वो बाद में उपन्यास के दौर में जोड़े गए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है वो ये है कि उस उपन्यास में जो उसका मूल संस्करण था, उसमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी सचमुच में बड़ी लड़ने वाली भावना के साथ उसको लिखा गया था। लेकिन उसके जो बाद के एडिशन आए, उसमें लेखक महोदय ने दूसरे तीसरे में न सिर्फ डाइल्यूट कर दिया बल्कि चेंज कर दिया, और अंग्रेजों का स्तुतिगान किया गया है उसमें, और अंग्रेजों के राज की तारीफ की गई है। ये बात बाहर नहीं आई कि वो दबाव में थे, जैसे आज दबाव में बहुत सारे लोगों को हम रंग बदलते पाते हैं, और उसके बाद हम पाते हैं कि कांग्रेस का कल तक प्रवक्ता रहा आदमी वर्दी बदल के उधर बैठ जाता है और वो इधर गाली देना शुरू कर देता है। समाजवादी पार्टी में पूरा खानदान जिनका रहा हो, वो रातों रात एकाएक हम देखते हैं कि उधर से बैठे हुए हैं और वो समाजवादी पार्टी को ही उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। तो ये जो आज का दौर है, ये चीज जो है, ये हमेशा सत्ता जो भी होती है वो हमेशा तथ्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। इस उपन्यास के साथ भी उसके आगे वाले संस्करणों में ऐसा किया गया था। ये सब तथ्य भी आ जाने चाहिए थे। आपके मंच से ये तथ्य मैं पहुंचा दे रहा हूं। धन्यवाद। शीतल जी ने एक छोटा सा एक वो कर लूं, आपसे पूछ लूं, ये जो मोदी जी गायब हो जाते हैं, तो क्या उनको लगता है कि उनके गायब रहने से उनके ऊपर, क्योंकि एक दिक्कत क्या हुई, मोदी जी इधर क्या हो गया, जब मुंह खोल रहे हैं तो मुश्किल कर दे रहे हैं पैदा। वो बंकिम दा करने लगे थे। आज कल्याण बनर्जी ने कहा कि तुम्हारे दादा भी पैदा नहीं हुए थे जब बंकिम चटर्जी थे। उन्होंने नाम लेके कहा कि आपकी 2 पीढ़ी भी ऊपर वाली नहीं थी, और तुम्हारे दोस्त हैं क्या कि बंकिम दा, जो एक गलत, मतलब ये तो अब यही बताते कि इनके पिता, इनके बाबा और बंकिम दा एक साथ लिखे थे। एक्चुअली ये पूरा प्रकरण ही बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें जब इस तरह की बात फंस गई, जिसको जाहिर है कि तृणमूल कांग्रेस के भद्र पुरुष लोग उसको, उस फुटबॉल को मौका देंगे, तो उन्होंने सारे मामले को इनके गोल में उल्टा डाल दिया है। तो ये तो होना ही था। लेकिन ऐसी गलती तो होगी ही जब हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं बता देते हैं मेरा पुराना नाता है, हर जगह से उनका पुराना नाता निकल आता है। तो उस नाते में कई बार इस तरह की नातेदारी गलत पड़ जाती है, जो पड़ गई है इसमें। तो वो संसद में नहीं आते, लेकिन उनको छुपाने के लिए पूरा मीडिया आपका बैठा हुआ है नोएडा में। लेकिन राहुल गांधी नहीं आएंगे, या राहुल गांधी टी शर्ट पहन के आएंगे तो उनकी जान निकाल लेगा वो, आप कैसे गायब हुए, वो एक इशू है। तो उनको तो हमेशा ये लिबर्टी में, वो कभी नहीं आते। इसी बार क्या, कभी संसद में अपनी बात कहने के लिए आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते। जी।